नहीं, बस धन्यवाद ही करना ही का सबका। लोगों ने काम किया, नहीं तो फिर वो नहीं, क्योंकि ली नहीं ना इनकी खबरें, हमने ली नहीं कोई खबर इनकी आफ्टर। सोलन को सम्मानित मीडिया का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सोलन के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री और सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धनीराम शांडिल जी आप सभी को संबोधित करेंगे। मैं उनके साथ मंच पर हमारे कांग्रेस कैंपेन कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, पूर्व हमारे एमसी के अध्यक्ष कुलराकेश पंत जी, एडवोकेट सुभाष बर्मानी जी, सिटी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद जी, सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र ठाकुर जी, हमारे पार्षद सरदार सिंह ठाकुर जी, आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव से पहले भी माननीय विधायक जी ने आप सभी के साथ यहां पर प्रेस वार्ता करी थी। आए दिन ये आप सभी से मिलते रहते थे। अब क्योंकि चुनाव नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं, इसी संदर्भ में और भी कई बातों को लेकर हमारे आज के जो हमारे विधायक हैं आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा धनीराम शांडिल जी से कि वो आज के सोलन के हमारे बहुत ही जागरूक मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद सभी को नमस्कार। हमारे बीच सभी बहुत ही वरिष्ठ नेतागण जिनका नाम हमारे सोशल मीडिया डायरेक्टर ने ले लिया है, मैं भी उन्हें बड़े सम्मान से संबोधित करता हूँ। हमारा सम्मानित मंच, हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के सम्मानित साथियों, हाल ही में जो अभियान समाप्त हुआ है, जो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है हमारे बीच में, उसमें आप सब लोगों ने जो योगदान दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। यू कैरीड ऑल द गुड न्यूज़, ऑल द सेंसेशनल न्यूज़, और उन सब चीज़ों के लिए कि आप भी योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे, जहां हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण और सभी वरिष्ठ सभी पार्टियों के आपके बीच में आते रहे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता और सुप्रीम लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ बहुत सम्मान दिया गया माँ शूलिनी की इस नगरी को, कि उनके मार्गनिर्देशन से हमारे बीच श्रीमती प्रियंका गांधी जी आए और एक बहुत सफल रैली का आयोजन जो आप सबने देखा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने केवल यहाँ से एक प्रकार से इस लोकतंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा घटक है उसका शंखनाद किया, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के संचालन का और इनकी जो जिम्मेवारियां होती हैं, इनके साथ कनेक्टेड इश्यूज होते हैं, सब प्रकार का प्रबंधन और सारा संचालन अपने कंधों पर लिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये एक बड़ा सम्मान जो हमें एक बार कहना चाहता हूं कि जो माँ शूलिनी की नगरी को मिला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री राजीव शुक्ला जी का, जिन्होंने बहुत ही आत्मसमर्पण और मैं समझता हूं अपनी कार्य की दक्षता और अपनी कार्यकुशलता को और एक प्रकार से पार्टी के लिए समर्पण और त्याग की भावना को जो उन्होंने किया, एक अपने स्पष्ट संदेश दिया कि बेशक हमारे पास इतने संसाधन न हो, बेशक हमारे पास बहुत बड़ा धन बल ना हो, उसके बावजूद भी जो जनबल है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों की आशाएं हैं और आकांक्षाएं हैं,
और जो लोगों की मैं समझता हूँ हम सब लोगों से, खासकर नेतृत्व से, हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे रैंक एंड फाइल से जो अपेक्षाएं हैं, उन सब के बावजूद कि हम एक प्रकार से एक ऐसी कवायद की कि हम इस रण के मैदान में, इस लोकतंत्र की जो मैं समझता हूँ 5 साल के बाद युद्ध के समान जो ये आयोजन होता है, अभियान होता है, इसमें बड़े सक्षम रूप से वो उतरे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी, जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और जो हमारे चीफ ऑब्जर्वर भी थे। उन्होंने भी गाहे बगाहे हर क्षेत्र में, और जब नहीं भी क्षेत्र में आ सके तो ऑनलाइन भी हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हम लोगों से फीडबैक ली। मैं तो काफ़ी दूर के क्षेत्र में था, हमारे साथ सभी साथी रमेश जी थे, दूसरे सभी थे, और पूरे हमारे अध्यक्ष भी थे साथ। दूर के क्षेत्रों में भी हम रहते हुए उनके साथ ऑनलाइन वार्तालाप करते रहे, और उन्होंने बहुत ही कुशलता से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो चीज़ें पीछे राजस्थान के सेशन में हुई थी, उनमें भी जो बातें हमने की थी, उन पर भी वो ठीक रूप से उतरे, जिसका मैं आपको बाद में थोड़ा वर्णन भी करूँगा। उदयपुर की बात कर रहा हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ तो श्री संजय दत्त जी का, जो सचमुच में एक योद्धा के रूप में लगभग 1.5 वर्षों से हमारे पूरे रैंक एंड फाइल को, पूरे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक लेवल पर और इससे भी नीचे जाकर लेवल पर स्वयं सभी जगह पूरे हिमाचल में गए और कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टटोली, वहाँ की जनता की आकांक्षाएं और वहाँ की समस्याओं को आंका, और एक मैं समझता हूँ इस प्रकार का उन्होंने एक महसूस करवा दिया था लोगों को कि एक सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का किस रूप से लोगों के बीच में प्रस्तुत होना चाहिए। मैं विशेषकर संजय दत्त जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि मैं स्वयं भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा हूं स्टेट का, और मेरे साथ भी इस प्रकार के सचिव काम करते रहे हैं। तो उनका जो काम था वो विधिवत रूप से हर एक ब्लॉक में जाना, हर रैंक एंड हर पद की उन्होंने समस्या जानी और एक बहुत ही अच्छा काम किया। तो वी आर रियली थैंकफुल टू। मैं धन्यवाद करता था सभी पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन अपना काम छोड़कर, अपनी बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ एंगेजमेंट्स को छोड़ने के बाद अपना काम किया और ग्राउंड में आए। और कांग्रेस पार्टी, जो कि मैं कहता हूँ कार्यकर्ता ही हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, उन्होंने अपना सब कुछ भुलाकर काम किया। हमारे सभी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे यूथ NSUI, सेवा दल, इंटक, और मैं विशेषकर आई मस्ट हैव माई डीपेस्ट थैंक्स फॉर महिला शक्ति, जिन्होंने डोर टू डोर वर्किंग, ऑफ कोर्स every worker did a door to door working, but I must salute these ladies because they have a double or trouble sort of काम। दो दोहरी तिहरी इनकी जिम्मेदारियों के बावजूद महिला शक्ति ने अपना काम निभाया और सचमुच में एक अनुकरणीय सॉर्ट ऑफ प्रबंधन की माध्यम से लोगों को बता दिया कि महिला शक्ति किस प्रकार से अपना काम कर सकती है। सो आई मस्ट सल्यूट देम। हमारा एक कार्यक्रम चला था लगभग पिछले कुछ 1 वर्षों से, जो कोरोना काल में थोड़ा बाधित जरूर रहा, परंतु विधायक मिलन ने अपना बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एज ए रिज़ल्ट कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहाँ पे विधायक मिलन का कार्यक्रम की उसकी पहुँच ना हुई हो, जिसका श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, विशेषकर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी महिला शक्ति को, सभी यूथ वर्कर्स को, सभी हमारे उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, और पूरी की पूरी फीडबैक अपने लोगों से लेकर उनकी समस्याओं को आंकने के बाद जो हमने काम किया, उसका नतीजा निकला कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जा सके।
हमारे बैकग्राउंड वर्कर भी बहुत रहे हैं इस अभियान में, स्पेशली जबकि हमारा ये जो आखिरी 15 या 17 दिन जो होते हैं, इसमें हमारे मिक्की जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहे, जो हमारी सोशल मीडिया संभालते रहे, हमारे सुभाष बर्मानी जी जो हमारे इलेक्शन एजेंट भी हैं, और इनके साथ वीरेंद्र ठाकुर जी जो हमारे लीगल हेड हैं। इन लोगों के सिवाय हमारे, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी, परंतु सभी लोगों का जो जिम्मेवारियाँ जिनको जहाँ जहाँ जिस तरीके की बांटी गई, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को बड़े अच्छे तरीके से बीच में चलाया। आई वुड लाइक टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट जो मैं मैनिफेस्टो का चेयरपर्सन था, मेरे साथ जो 3 और माननीय विधायक थे, रोहित जी, हमारे भवानी सिंह पठानिया जी और आशीष बुटेल जी, और इसके अलावा सारे सीनियर्स, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ AICC ऑलमोस्ट वर इन्वॉल्व्ड इन गाइडिंग अस कि किस प्रकार से, विशेषकर जिसमें भूपेश बघेल जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम मैं विशेष कर लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमें कन्विंस किया कि अगर हम OPS देते हैं तो किस प्रकार से ये ग्राउंड पे उतरेगी, किस प्रकार से इसका सॉर्ट ऑफ इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसा भी ना हो कि हम OPS बोल दें और हम बीच में रुक जाएं। तो मैंने विशेषकर उदयपुर सेशन में लगभग दोनों ही दिन इस बारे बातचीत की, एंड आई वॉज वेल एजुकेटेड बिफोर वी अनाउंस दिस OPS। हम 1500 महिलाओं को देने का जो हमने निर्णय लिया, वो भी कोई एक ऐसा नहीं समझना कि एक जुमला है या एक ऐसे भी जस्ट खुश करने के लिए कुछ करना नहीं, ये ज़मीन पर उतरेगा। इट विल बी रियलिटी विच यू विल सी सून। हमारे जो स्टार्टअप फंड हमने 650 करोड़ का कहा था कि हमारे जो युवा लोग हैं बेरोज़गारी से परेशान हैं। आप सभी जानते हैं कि बेरोज़गार युवा कहाँ कहाँ किस किस गलती को कर सकता है। वो एक अच्छा नागरिक ना बनकर नशे की चपेट में आ सकता है, वो किसी और गंदी आदतों में भी आकर समाज के लिए हेल्पफुल ना होकर ही कैन बी ए बिग सॉर्ट ऑफ डेंजर। सो इसलिए स्टार्टअप फंड जो हमने सोचा है बिना ब्याज से ऋण देना, वो इसलिए सोचा है कि बच्चों के पास कुछ जब सुविधाएं होगी तो वो अपना कुछ काम शुरू करेंगे, खासकर यहाँ की जो हमारी माँ प्रकृति की देन है, इतना सुंदर हमारा स्थान है, हमारा परिवेश बहुत अच्छा है, हम उसमें उनको अलग प्रकार से जो हमारा टूरिज़्म का सेक्टर है जो तकरीबन इतनी से दोहन नहीं हो पाया, उसका दोहन कर सकते हैं। उन्हें और भी बहुत सी चीज़ें जो आज के युग में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन विशेषकर पीछे रहा है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। मैं कई बार इस एग्जांपल को देता हूं कि मैंने स्कॉटलैंड में देखी ये चीज़, वहाँ पे भी युवा बेरोज़गार थे, परंतु जब उन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे दिया और जब उनको बच्चों को पूरी सुविधाएं मिली, जब हमारे नवयुग बच्चे आगे आए तो उन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अच्छी जो हमारी जगहें हैं जो देखने योग्य हैं, वो जो दर्शन के योग्य हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा हर कदम पे हैं, तो वो सब चीज़ों को धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से हम जोड़ें, विलेज टूरिज़्म के रूप में हम जोड़ें। यहाँ तो आयुर्वेदा इतना अच्छा है, उसके रूप में जोड़ें, योगा के साथ जोड़ें, और बहुत सी और चीज़ें जो माँ प्रकृति ने यहाँ दी हैं। ये स्टार्टअप फंड का उद्देश्य हमारा रहा है, जो हमने कहा कि युवाओं को पहली ही साल की गवर्नेंस में पहले वर्ष में 1 लाख और 5 साल के कार्यकाल में उनको 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने की हमारी योजना है। हमने मोबाइल क्लिनिक भी देखी, मैंने ये चीज़ केरला में देखी। मोबाइल क्लिनिक एक छोटी सी, चाहे वैन क्यों ना हो, ओमनी की हो, चाहे वो थोड़ी सी एडवांस्ड हो, परंतु उसमें सब कुछ होता है। उसमें कोई हार्ट का केस हो उसको अटेंड करने का होता है, छोटा सा उसमें एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर का भी सामान होता है, और जो इमीडिएट जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड के रूप में उसको दिया जा सकता है बिफोर ए पेशेंट किसी भी रिमोट एरिया में अगर ग्रसित हो तो उसको आगे ले जाकर ताकि रेफरल यूनिट किसी अच्छे अस्पताल को पहुँचे। ये मोबाइल क्लिनिक की जो हमारी अवधारणा है, जो हमारा चिंतन है, ये बहुत एक प्रकार से सफल रूप में किया जा सकता है और ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। हमारी
बागवान और किसानों को राहत देने में हमारे खासकर जो हमने कही है बात कि भाई बागवानों और किसानों को बहुत पहले कहा गया था कि बहुत कुछ कर दिया जाएगा, उनकी आय दुगनी हो जाएगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। इसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं। हम नहीं कहते कि कुछ कोरोना काल भी ख़राब रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इमीडिएट ठीक करनी चाहिए। अब हम इस क्षेत्र की बात करें तो सोलन में अगर टमाटर होता है पैदा तो उनको भी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। उनके पास भी तो कोई ना कोई एक अच्छा सॉर्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, ताकि हम अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाएं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, हमारे उत्पाद की कीमत हो और उसे मार्केट के उसमें डाला जाए। और वो तभी डलेगा जब हम उस ओर अपना ध्यान देंगे। हमने एक बात और कही थी कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, एक एक में चार कहे हैं, वो एक मिनिमम स्टार्टअप है। पर मैं सच आपको बताऊं, मैं तो जब एज ए स्टूडेंट था तो हमें तो तीसरी क्लास से इंग्लिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिश टाइम था, उस वक्त ग्रामर अच्छी होती थी, टीचर भी अच्छे थे। तो एट इज आई वॉज स्टूडेंट इन 1947 फर्स्ट क्लास। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी में हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी और ग्रामर उनकी दया से ठीक हो गई। धीरे धीरे इसमें ह्रास हुआ। मैंने देखा इसको कि व्हेन आई फाउंड लेटर ऑन स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश, क्योंकि जब ग्रामर ही ठीक नहीं है तो इंग्लिश कैसे ठीक होगी। तो अगर ये जो अभी बात सोची कि हमारे विद्वानों ने बात सोची कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हों, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसके जो एक वेपन की तरह काम करती है। जिस भी देश में आप जाएंगे वहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में महारत होनी ज़रूरी है। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं, अच्छे देखने में भी होते हैं, दे आर प्रेजेंटेबल, बट इफ़ दे आर नॉट गुड इन दिस लैंग्वेज दे आर समवेयर दे गो टू द बैकग्राउंड। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत अनिवार्य है। और वो किसी भी प्रोफेशन में अगर इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ो, आप अगर साउथ में भी जाओगे तो वहाँ तो कभी कभी जो बाई होती है वो इंग्लिश हमारे से बेटर बोल देती है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता। इसलिए ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, आई होप वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश इन दिस। हमने बहुत सी और बातें भी कही है। हम 10 लीटर दूध का जो किसानों को दिया, हमारे पास घास नहीं है, हमारे पास काम करने के तरीके इसलिए दिया है ताकि हमारे विलेज इकोनॉमी इम्प्रूव हो, लोगों के जेब में पैसा हो। जब थोड़ा इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तभी तो पैसा होगा ना, अदरवाइज तो हम जो मर्जी दुनिया भर के मनगढ़ंत बनाते रहे सपने, कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने गाँव को ध्यान से नहीं देंगे। इन सब के बाद मैं थोड़ा सा रेफरेंस भारत जोड़ो का देना चाहता हूँ, जो कि आजकल राहुल जी एक प्रकार से तप कर रहे हैं। उन्हें आई थिंक ए मोस्ट ह्यूमिलिएटेड लीडर, यंग लीडर ऑफ आवर टाइम, जिन्होंने ना जाने कौन सी परिभाषाओं को अपने ऊपर लाद कर उनको दर्ज कर दिया, परिभाषित कर दिया गया। और अब जो वो कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े मैं समझता हूँ जो दे आर वेल प्लेस्ड इन सोसाइटी, वो वॉक कर रहे हैं। हमारे, मैं बड़ा खुश हुआ कि जनरल श्रीवास्तव का फ़ोन आया मुझे कि सर हम भी इसमें जुड़ रहे हैं, जब आपके क्षेत्र के आसपास आए आप भी जुड़ना। उनके 10-12 हमारे सीनियर जनरल, सीनियर रैंक के अफसर उनके साथ वॉक कर लिए। तो एक प्रकार से उनका ये हुआ कि जो तप होगा ये सचमुच में भारत के इस समय को उसी प्रकार से मैं इसको देखता हूँ जैसे 1942 में भारत छोड़ो अभियान था। वो काहे के लिए था? वी वांटेड टू लिबरेट दिस कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल। विदेशी ताकत को दूर भेजकर अपना शासन बढ़ाना चाहते थे। और आज भी लगभग समस्याएं विशेषी शासन की नहीं, पर अपनी ही हमारी ऐसी समस्याएं हैं कि हम एक दूसरे को प्यार से नहीं देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे की समस्या नहीं समझ पा रहे। बेशक भाषाएं भी भिन्न हों, हम एथनिक डाइवर्सिटी में चल रहे हों, उसके बावजूद भी आपस का प्यार इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप ध्यान से देखें, आई नो द प्रेस हैज़ नॉट बीन गिवन, आप लोग बैठे हैं, यू नो बेटर। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखो तो ये अपने समय की एक बहुत ऐतिहासिक और अनुकरणीय, मैं समझता हूँ सफलता की है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से मैं समझता हूँ हमारे अभियान पे, इलेक्शन पे भी फर्क पड़ा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जहाँ महंगाई और बेरोजगारी की मैंने बात, आप किसी महंगाई की जहाँ तक बात है, सिलेंडर 1160 होगा हमें भी चुभता है एट माई स्टेज। और जो हम बैठे हैं यहाँ पे
आप लोग बैठे, आपको भी चुभेगा। बिकॉज 400 से अगर इस 1160 का सफ़र जो तय हो गया, हम इस बारे में चुपचाप से सह रहे हैं, और इसकी मार जो है हमारी खास गृहिणियों पर, हमारी माताओं बहनों पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और दुष्कर्मों के केसेस बढ़े हैं। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, आई कैन शो यू इट ऑन द मॉनिटर। एम्प्लॉयज़ आर टोटली फेड अप, जिससे मैंने बात की, चूँकि पिछले लगभग 8-10 महीनों से जब हम ये लिख रहे थे तो बहुत से एम्प्लॉयज़ से मैंने बात की। वो सच में शासन जो होना चाहिए वो संवेदनशील होना चाहिए। हमारा क्षेत्र आप जानते हैं 45 to 50% पीपल आर इन सम जॉब और द अदर। अगर वही खुश ना हों और उनकी हम आवश्यकताओं को ध्यान से ना देखें, खासकर अगर उनको जब घर जाएंगे तो हम क्या दे रहे हैं उनको, ये सब चीज़ें ना देखें, तो उनके मन में ये चीज़ आ जाती है। गवर्नेंस एंड नो विजन सॉर्ट ऑफ पॉलिसी हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ दिस थिंग। टुवर्ड्स द एंड आई मस्ट से कि भाई हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नेताओं ने, वेदर दे आर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या हमारे अपने सीनियर थे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने रात दिन मेहनत की है। और मैं आपको स्पष्ट बनाना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट बहुमत से जीत कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये मेरा स्वयं का आकलन नहीं है, ये जितनी रैंक एंड फाइल यहाँ बैठी इनका भी है, ये उन लोगों का भी, क्यों हम तकरीबन 128 बूथ थे तो लगभग 115 तक तो हम पहुँच गए हैं। थोड़े से 2-3 थे वो खुद ही हमें दे देंगे, अपनी फीडबैक दे भी दी है। हमने सब बूथ से फीडबैक लिए, तब मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ की फीडबैक दे रहा हूँ तो इसी से मैंने और तकरीबन पूरे प्रदेश के भाइयों से और अपने साथियों से बात की है, अपने पूर्व सैनिकों से बात की है, अपने कर्मचारियों से बात की है, महिलाओं से बात की है, बुज़ुर्गों से बात की है, और सबका कहना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक चीज़ सिर्फ और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जब हम थे तो मैं और आनंद शर्मा जी आए थे, और सरकार भी हमारी थी यूपीए, और हमने नाहन में 72,000 करोड़ रुपए की लागत से जो किसानों का ऋण माफ़ किया गया था यूपीए सरकार का, उसकी सॉर्ट ऑफ वी हैड टू जस्ट उनका ड्राइव आउट बनना था, हमने हाँ उसका उद्घाटन सॉर्ट ऑफ करना, अभी शुरू हो रहा है और हुआ उसके बाद। और नो डाउट कि बहुत से लोगों के कर्जे माफ़ हुए, पर संयोगवश ऐसा है, जब मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, मैंने जब फिगर देखे तो 72,000 करोड़ ही पैसे थे जो ये 3-4 आदमी ले गए थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और हमारे विजय माल्या जी। इतने ही रुपयों को लेकर गए, उसके बाद की कहानी यू नो बेटर। कहने का मतलब ये कि हम कभी भी ये ना समझें कि आम जनता इस उत्पीड़न को या इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों, बैंक कर्मचारी क्यों वोट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे थे उनका ही बैंक जल्दी से बिक जाए कि कोई सरकार आएगी। जिन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन क्या था, बैंक नेशनलाइजेशन भाई इंदिरा गांधी जी, आप सभी जानते हैं। आज बैंक की कोई ये हरकत हो रही है, जो बैंक कर्मचारियों ने हमें वोट दिया, मैं आपको सच बताऊं, वो इसलिए दिया है कि भैया हमारा बैंक बच जाए, क्योंकि उन बेचारों के, उनके सदियों से जो पिछले सालों से चली आ रही इनकी जो अपनी गाथा है, हर एक बैंक का अपना मान होता है, तो वो कहीं हमें भी ना बेच दे, क्यों और जितने आपके 9 रत्न हैं वो तो बिक ही गए, और ये अब बैंक की तरफ को बारी आने जा रही है। इसलिए बैंक के जितने में एम्प्लॉय थे उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया है। मैं आपको इसलिए इस बात बता रहा हूँ कि दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। और जहाँ तक हमारी सरकार आने का हमारा विजन होगा, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। 8 तारीख के रिज़ल्ट आने के बाद जब हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तब मैं आपके साथ एक बार और मुखातिब होऊंगा कि किस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद पूरे हिमाचल को आगे ले जाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। सीएम पद के दावेदार हैं क्या आप? Who has asked this question? भूपेंद्र जी। अच्छा भूपेंद्र जी,
मैं एक कोट करना चाहता हूँ किसी एक बड़े विद्वान को, अगर इफ़ यू अलाउ मी, तो कहना बोले कि साहब प्रोफेसर साहब ही बन गए। एक बड़े विद्वान ने कहा है, ए मैन कैन डिग्निफाई हिज रैंक, ए मैन कैन डिग्निफाई हिज रैंक, नो रैंक कैन डिग्निफाई ए मैन। ये बहुत बड़े बात कही है। देखिए, जो ये पद होता है ना, जो भी मिले, चाहे मैं एक माली का पद पे हूँ, मैं एक असिस्टेंट के पद पे हूँ, मैं एक छोटे से किसी भी एक कार्यकर्ता को जरा से मुझे प्रेयर कर दिया किसी भाइयों ने, भाई जी साहब को ये पद दिया जाता है, तो मैं उसमें कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं उसको सम्मानित करता हूँ, सुशोभित करता हूँ और अपने जो सुपीरियर उनसे इनाम लेता हूँ। और कभी कभी मुझे बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है तो मैं उसको सम्मानित तो क्या करता, अपमानित करता हूँ, अच्छा काम नहीं करता, तो लोगों तो फिर पद की कोई गर्व नहीं रह जाती। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर ये है, ये तो मैंने बैकग्राउंड दिया आपको, उसका उत्तर ये है कि विधा ये है, विधान ये कहता है, संविधान भी ये कहता है कि हम विधायक दल चुनकर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आपस में मंथन करते हैं, और जब महाराज हो जाता मंथन ठीक, तो आपका नेता चुना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बार इस चीज़ को उनकी जीवनी में पढ़ने को मिलता है। वो यही कहा करते थे कि आप सब लोग चुन के आओ, तब बैठो, तब डिसाइड करो भाई आपका नेता आपका कौन हो जाए। अगर नहीं होता तो अपने हायर अप को पूछो, जैसे इन आवर केस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है हमारे, जिसे हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो हाईकमांड तय करेगी, वो भी एक इंटरवेंशन है। पर रियली स्पीकिंग ये जो रेस आप बता सकते हैं, इसको एक प्रकार की लगी रहती है। ये कभी कभी मीडिया की भी बनाई होती है, मैं सच आपको बताऊं, और कभी कभी सचमुच कुछ लोगों के मानसिक चिंतन भी होता है। इसके बारे में हमें देखा जाए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जो विधान कहता है और जो संविधान कहता है, इसमें सब बैठ के आराम से अपने नेता को चुने, और उसके बाद आपका मंत्रालय बनता है, मंत्रालय में भी ठीक तरीके से काम करें, ताकि एक शासक को कैसे होना चाहिए, एक नेता को कैसे होना चाहिए, जैसे एक सन्यासी होता है, उसको जनता का फिक्र ज़्यादा हो, अपने का कम होना चाहिए। अगर उसको दुनिया का फिक्र होगा तो वो सबसे अच्छा नेता होगा। राजा वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री कैसे रहे? क्योंकि उनको जनता का, गरीब लोगों का ध्यान होता था। मेरा मानना है कि किसी भी शासक को अपना ध्यान कम से कम और जनता का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा, शायद मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया है। यदि कोई और है तो और पूछ सकते हैं। सर, अगर आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हाउ कैन यू डिनाई गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी दी गई जिम्मेवारी को आप कैसे ठुकरा सकते हैं? आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आपको कबूल करनी होती है। कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो भी जिम्मेदारी होती है उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर लंच का भी आयोजन किया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सभी लोग यहाँ पर लंच करके जुड़ जाएं।